हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है पवित्र बंधन। हेलो हेलो। हाँ, हेलो बेटा अमन। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू अपनी बता। अगर मैं फ़ोन न करूँ तो तू तो करेगा नहीं। तुझे तो याद आती ही नहीं हमारी। तेरे पास समय कहाँ है हमारे लिए? अरे एक ही बात है ना, आपने किया या मैंने किया। मुझे पता था आज शनिवार है, आप फ़ोन ज़रूर करेंगी। मैं इंतज़ार ही कर रहा था। देखिए, एक ही घंटी में उठाया ना आपका फ़ोन। अच्छा ये बता, घर कब आ रहा है? 6 महीने हो गए जब से नौकरी लगी है, तू एक बार भी घर नहीं आया। तुझे घर की याद नहीं आती ना? आती है, लेकिन क्या करूं, सरकारी नौकरी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मोदी जी का राज है। अब हर काम की रिपोर्ट देनी पड़ती है। पापा की नौकरी वाला मजा नहीं रहा अब ये सब मुझे मत बता। अगले महीने नवरात्रि में पूजा रखी है। अभी से छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दे। उस समय तो तुझे आना ही होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ठीक है मम्मी, मैं देखता हूँ। मेरा भी आने का बहुत मन है। और बताइए, पापा, अंकित सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तू आ जा। ओके मम्मी, बाय कहकर अमन ने फ़ोन रख दिया। आज माँ से बात करके उसका दिल भी घर आने के लिए बेचैन होने लगा। दफ्तर में छुट्टी की अर्जी लगाई तो 3-4 दिन में मंजूर हो गई। दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ट्रेन पकड़ी और घर आ गया। देखते ही माँ लिपट गई। छोटा भाई अंकित, पापा सब बहुत खुश थे आज। बेटा इतने दिनों बाद घर आया था। शाम को चाय पीने बैठे तो त्रिपाठी जी ने बेटे से पूछा, मन लग रहा है नौकरी में? कितने दिनों की छुट्टी मिली है? 1 हफ्ते की पापा। फिर बाप बेटे में देर तक बातें होती रहीं। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती का एक दिन का पाठ रखा था। सुबह से पूजा की तैयारी हो रही थी। किसी बाहर वाले को नहीं बुलाया गया था। केवल अमन की बुआ और फूफा जी और उनके एक मित्र का ही निमंत्रण था। दोनों लोग पूजा शुरू होने से पहले ही आ गए। उनके साथ उनके मित्र मिश्रा जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी रिया थी। अंकित ने सबको शरबत पिलाया। तभी कुर्ता पैजामा पहने अमन भी आ गया। त्रिपाठी जी ने बताया, ये मिश्रा जी हैं, बबली बुआ के बगल वाला घर इन्होंने ही खरीदा है। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त प्रतिभा है। 6 महीने में ही हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कि अब तो खाना पीना भी एक साथ ही होने लगा है। बबली बुआ बोली, और ये उनकी बेटी, मैं रिया एम.कॉम कर रही हूँ। मैंने सोचा अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दूँ। अमन मुस्करा दिया। ये मेरा बड़ा बेटा अमन, अभी 6 महीने पहले ही सरकारी नौकरी लगी है। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है। जरा रोबीले अंदाज में त्रिपाठी जी बोले। पूजा शुरू हुई, सभी बैठ गए। रिया भी पूरा ध्यान लगाकर पूजा कर रही थी। पूजा लंबी चल रही थी तो बीच बीच में अमन का फोन बज उठता। इस बार बजा तो रिया बोल उठी, अरे फोन ऑफ कर दो ना, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। वो ऐसे बोली जैसे वो अमन के घर नहीं, अमन उसके घर आया हो। अमन ने आश्चर्य से उसे देखा। मन किया कह दे, मेरा घर, मेरी मर्जी, चाहे जो करूं, लेकिन चुप रहा। पता नहीं कौन सी कशिश थी। अमन का मन पूजा से ज्यादा रिया में लग रहा था। वो बार बार उसे देख रहा था, लेकिन रिया इन सब से बेखबर पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़े बैठी थी। पूजा के समापन उपरांत सभी ने प्रसाद लिया और चले गए। रात को खाने की मेज पर त्रिपाठी जी ने अमन से पूछा, रिया कैसी लगी? बबली बहुत दिनों से कह रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें पूजा में बुला लिया। मुझे तो घर खानदान सब ठीक लग रहा है, पैसा भी अच्छा खर्चेंगे। पापा मेरी अभी नई नई नौकरी है, मुझे अभी ये शादी के चक्कर में मत फंसाइए। अभी तो मैं एक कमरे के फ्लैट में रहता हूँ।
अरे तो क्या हुआ, बड़ा फ्लैट ले लेना, तनख्वाह तो ठीक ठाक है तेरी। निर्मला जी भी बोली। और गाड़ी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह तो वो देंगे ही, लड़की को खाली हाथ थोड़े ही विदा करेंगे। पैसे वाले हैं, बेटी को कोई तकलीफ न हो ये ख्याल तो उन्हें भी होगा। तू बस हाँ कर दे। लड़की अच्छी है, हंसमुख है, ऑफिस से थक कर आएगा और हंसकर दरवाजा खोलेगी तो तेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। कब तक बाहर का खाना खाता रहेगा? इतना सोच क्या रहे हो भैया, जल्दी से हाँ कर दो। मुझे तो भाभी बहुत पसंद है, तो तू ही कर लेना। हंसते हुए अमन बोला। ठीक है माँ, लेकिन मैं अभी 6 महीने बाद ही शादी करूँगा। अभी मुझे केवल अपनी नौकरी पर ध्यान देना है। ठीक है, जब तू कहेगा तभी की तारीख निकलवाएंगे। बस जाने से पहले सगाई कर ले। बबली बुआ के घर ही बैठकर बातचीत हुई और 3 दिन बाद की सगाई की तारीख तय हो गई। लेन देन की बात पर बबली बुआ बोली, भैया इतने पैसे वाले हैं, एक ही लड़की है, कोई कमी थोड़े ही रखेंगे, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। धूमधाम से सगाई हो गई। सभी अमन को उसकी नौकरी और सगाई की बधाई दे रहे थे। सगाई होते ही रिया और अमन की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। 2 दिन बाद अमन वापस दिल्ली चला गया। रिया उसे स्टेशन छोड़ने गई थी। अब तो रोज सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जाने कितनी बार दोनों की बातें होती। उधर त्रिपाठी जी और मिश्रा जी भी लेन देन की बातों में उलझे थे। त्रिपाठी जी बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है हमारे पास। आपको जो देना है अपनी लड़की को दीजिए, उसे ही अपना नया घर सजाना है। उसकी पसंद का सब रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। अब तो सब होम डिलीवरी हो जाती है, तो वहीं के पते पर बुक कर दीजिए। हाँ, कार में अमन से पूछकर बता दूंगा। आजकल के बच्चे जरा ज़्यादा ही शौकीन होते हैं। यहाँ भी आता है तो इनोवा ही चलाता है। कहते हुए हंस दिए। मिश्रा जी समझ गए इससे कम में बात ना बनेगी। फिर एक गहरी सांस छोड़ी और बोले, एक ही तो बेटी है हमारी, खुशी से देंगे। फिर थोड़ा रुक कर बोले, और कुछ हो तो बता दीजिए, हमें भी तो सब इंतज़ाम करने में थोड़ा समय लगेगा। अरे नहीं, बस खातिरदारी अच्छे से कीजिएगा। हमें तो बस वही चाहिए, हमें अपने लिए कहाँ कुछ चाहिए। बबली बुआ बीच में ही हंसते हुए बोली, और जो चाहिए होगा वो तो मैं प्रतिभा को बता दूंगी। और फिर हुआ भी वही। रोज बबली बुआ कोई नई फरमाइश के साथ हाजिर रहती। दोस्ती में दरार पड़ने लगी। आज सुबह अमन की आंख खुली तो झट से पहले मोबाइल उठाया। 8 बज रहे थे। आज रिया का फोन नहीं आया। रोज सुबह 7 बजे फोन करके गुड मॉर्निंग के साथ तो वही जगाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका फोन आया और वो सोता रह गया। उसने जल्दी जल्दी फोन चेक किया, लेकिन आज रिया का फोन नहीं था। उसे चिंता हुई, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई उसकी। कल रात को भी उसने फोन नहीं उठाया। अमन ने तुरंत फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं उठा। उसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और निकल गया। सारे दिन काम में मन न लगा। ऑफिस से भी 2 बार फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं उठा। अमन परेशान हो गया। शाम को बुआ को फोन लगाया तो पता चला कॉलेज तो गई थी। वो बेचैन हो गया। ऐसा क्या हो गया जो वो बात नहीं कर रही? रात को रिया का मैसेज आया, मुझे फ़ोन मत करना, हमारी शादी नहीं हो सकती। पढ़ते ही अमन के होश उड़ गए। उसने भी मैसेज किया, प्लीज़ एक बार बात तो करो, और तुरंत फ़ोन लगा दिया। इस बार रिया ने फ़ोन उठा लिया और बोलना शुरू कर दिया।
तुम अपने लिए कोई और खरीदार खोज लो, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। पहले तुम्हारे पापा ने घर का सामान मांगा, कार की फरमाइश की, फिर तिलक में 11 गिन्नी और 5 लाख रुपए की मांग कर दी। पापा वो भी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कल कल तो उन्होंने हद ही कर दी। बोले दिल्ली में हमने एक फ्लैट बुक किया है, आधा पैसा जमा हो चुका है, मैं चाहता हूँ आधा आप दे दें तो बहू को किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। बस आप वही दे दीजिए, बाकी सब रहने दीजिए। पापा पहले तो परेशान हो गए, फिर हमारी खुशी के लिए तैयार हो गए। बोले हमारे बात तो इसी का है सब, वो भी दे देंगे, लेकिन मुझे अपने माँ बाप को ना परेशान करके शादी नहीं करना। तुम मुझे अब फ़ोन मत करना। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई पापा से। मैं कल सुबह आ रहा हूँ, फिर बात करता हूँ पापा से भी और तुमसे भी। दूसरे दिन सवेरे अमन घर आ गया। अचानक बेटे को आया देख त्रिपाठी जी ने आने का कारण पूछा तो गुस्से से भरा अमन बोल पड़ा, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं पापा? आपने उन लोगों से इतना सब क्यों मांगा है? और अब तो आपने फ्लैट की बची किश्त की भी मांग रख दी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मेरे पास है, बाकी सामान मैं ले लूँगा। रही बात कार की, तो सरकारी गाड़ी मुझे लेने आती है, शादी के बाद मैं वो भी ले लूँगा। जब मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा तो उनसे कैसे मांग सकता हूँ? मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। मेरी भी समाज में कोई इज्जत है, मुझे भी तो दिखाना होगा कि बेटे की शादी में क्या मिला। और जब वो देने के लिए तैयार हैं तो तुझे क्या परेशानी है? परेशानी है पापा, मुझे कभी भी वो घर अपना नहीं लगेगा। आप मना कर दीजिए उन्हें, ये अब नहीं हो सकता। लेकिन मैं भी दहेज लेकर शादी नहीं करूँगा। कहते हुए अमन बाहर निकल गया। माहौल गर्म हो गया था। बेटा अभी अभी आया था और बिना कुछ खाए पिए निकल गया। माँ बेचैन हो गई। कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। सुबह से शाम हो गई। शाम को 6 बजे के करीब मिश्रा जी पत्नी सहित त्रिपाठी जी के घर पधारे और बोले, अमन का फ़ोन आया था, आने के लिए कहा। रिया सुबह से उसी के साथ गई है, फ़ोन भी नहीं उठा रही। पता नहीं क्या बात है, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। त्रिपाठी जी ने ही दरवाजा खोला। सभी हतप्रभ रह गए। सामने अमन और रिया शादी के जोड़े में खड़े थे। अमन बोला, सॉरी पापा, हमें मजबूरी में यह करना पड़ा, क्योंकि मैं भी बिकाऊ नहीं हूँ। आपको बेटे को पढ़ाने लिखाने की कीमत चाहिए थी और मिश्रा अंकल को बेटी की खुशी के लिए अपनी सारी दौलत लगाकर दूल्हा खरीदना था। अंकल, आपकी सारी दौलत तो रिया ही है जो मुझे मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने रिया को मंदिर में शादी के लिए मनाया और हम इस पवित्र बंधन में बंध गए। पिंजरे का पंछी उड़ चुका था। त्रिपाठी जी बेचैनी में अपनी मुट्ठियां भींचकर कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर अंदर चले गए। समाज में इज्जत बनी रहे, इसलिए कुछ दिनों बाद उन्होंने बेटे का दोबारा पूरी रीति रिवाज से विवाह कराया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।